भाई, ये जो वैक्सीन का मामला है, हमारे नेता अखिलेश यादव ने लगातार ये बात कहा है, देश से कहा है ये बात, और मंच पे खड़े होके एलानिया तौर पे कहा है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है। देखो, न्यूज़ वालों ने बहुत विरोध किया था, यही मीडिया वाले, रे बाप रे बाप रे बाप, ये मीडिया वाले, गोदी मीडिया ऐसा ट्रोल कर रहे थे। लगातार अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मुझे भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास नहीं है, इसलिए मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। सही बात। आप लोगों ने भी सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से देखा होगा। अब लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं। जिसने डबल वैक्सीन लिया है, लोगों को अटैक आ रहा है। संख्या देखो, यही सह्याद्री हॉस्पिटल में, अपोलो में, वकाड़ में जाओ, देखो। मैं तो खैर जाते रहता हूँ, मुझे आंकड़े पता है। धड़ाधड़ लोगों को मेरा 2 बार हुआ है एंजियोप्लास्टी। ये देखो, ये वैक्सीन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। ब्लड कैंसर हॉस्पिटल में देखा हूँ मैं, कैंसर हॉस्पिटल में संख्या बढ़ रही है, बैठने का जगह नहीं मिल रहा। तो मेरा ये बोलना है, देश को इतना मूर्ख बनाया राजू, इन्होंने इतना मूर्ख बनाया 2014 में चुनाव के टाइम। अब की बार मोदी सरकार अच्छे दिन आने वाले हैं। अरे बाबा, हमारे अच्छे नहीं, हमारे वो जो दिन थे वही लौटा दो तुम। वही अच्छा है। डीजल का भाव तुम घटाने वाले थे, पेट्रोल का भाव तुम घटाने वाले थे, रसोई गैस का भाव तुम घटाने वाले थे, महंगाई कम करने वाले थे, सबका भाव डबल से भी ज्यादा हो गया। बात तो मिलता था। 2019 में भी देश ने इस आशा में तुमको फिर से बहुमत दिया कि हो सकता है कम समय में 5 साल का कार्यकाल आपका कम पड़ता हो। बस ये बोलते हैं विदेश में डंका। अरे विदेश में डंका पीट के हमारे देश का क्या फायदा? जाओ विदेश से कुछ लाओ हमारे देश में। तुम तो जाते हो एंजॉयमेंट के लिए, सरकारी खर्चे पे घूम रहे हो। ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का नारा दिया तुमने, खुद के लिए इतनी महंगी महंगी हवाई जहाज खरीद रहे हो, इतनी महंगी महंगी अपनी स्कॉट की गाड़ियाँ, जो देश के अडानी अंबानी जैसे पैसे वालों के पास जो गाड़ियाँ नहीं है, वो प्रधानमंत्री के स्कॉट में चल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। फिर तुम कहते हो खाऊंगा ना खाने दूंगा, करोड़ों करोड़ों के सूट पहनते हो, और फिर कहते हो खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैं एक फकीर हूँ, झोला लूंगा चले जाऊंगा। अब वो झोला और वो चौराहा, उसका समय आ गया है। वो झोला ढूंढो, और वो देश से अपील करता हूँ कि देश वो झोला ढूंढे और वो चौराहा ढूंढे, हर महीने में, क्योंकि इनको डबल फांसी देनी पड़ेगी। नोटबंदी में मरवा दिया लोगों को, जीएसटी लागू किया, व्यापारी मर गए। 4 साल की नौकरी देके युवाओं को तुम बेकार कर दे रहे हो। 4 साल नौकरी करके युवा, उसके बाद में उसकी उम्र निकल जाएगी, ना कहीं नौकरी मिलेगी, ना वो किसी काम का रह जाएगा, उसका दिमाग दूसरा हो जाएगा। ये बौखला गए हैं। ये डायरेक्टली अब प्रधानमंत्री 2 बार का रहा प्रधानमंत्री, जो इतने बड़े कुर्सी पे, जिसको हिंदुस्तान के सर्वोच्च पंचायत घर का जिसका अध्यक्ष बनाया तुमको देश ने, प्रधानमंत्री बने जिस सदन के तुम्हारी भाषा ये हो सकती है कि राहुल गांधी के जीतने पे पाकिस्तान खुश होगा, और कांग्रेस आएगी तो मुसलमान को फायदा, तुम्हारा फायदा उठा के मुसलमान को। अरे मुसलमान जीता ही है मरने के लिए। अच्छा, मुसलमान को एक ही जन्म है, हमको तो एक ही जन्म है, और हम तो मरने पे विश्वास रखते हैं, मुसलमान तो मरने पे विश्वास रखता है। अच्छा, मुसलमान दफन भी इसी मट्टी में होता है, जिस मट्टी में, जिस देश में हम रहते हैं, उसी मट्टी में हमको दफन किया जाएगा। हमारी अस्थियां, हमारी हड्डियां इसी देश में रह जाएंगी। मुसलमान बाई चांस नहीं है देश में, बाई चॉइस है मुसलमान देश में। हमारे पास ऑप्शन था जाने का, हम नहीं गए, हमको इस देश से प्रेम है, इसलिए ये बौखला गए हैं। अभी जो तीसरा चरण का जो चुनाव होने वाला है 7 तारीख को, यकीन मानो ये 400 पार का नारा क्यों नहीं दे रहे हैं? ये 400 पार का नारा इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि अभी जो 2 चरण में चुनाव हुआ, इनका काम हो गया, उनके भी समझ में आ गया। इसलिए जैसे तैसे देखो, अगर तुम 10 सालों में पार नहीं कर पा रहे, अगर आपने 10 सालों में विकास किया है तो आप अपना विकास गिनवाइए। पहले तो तुमने गांधी परिवार को गाली दे दे के शहजादा और राजकुमार बोल के तुमने 2014 में सत्ता पा लिया। देश को एक उम्मीद थी कि एक बोलता आदमी आएगा, क्योंकि मनमोहन जी बोलते नहीं थे, तो ऐसा लगा कि बोलने वाला प्रधानमंत्री।
अरे इतना बोलने वाला प्रधानमंत्री की कुछ भी बोल रहा है, झूठा बोल रहा है, सब झूठा बोल रहा है। गूगल में सर्च कर लो देश में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला आदमी कौन है, तो हमारे प्रधानमंत्री का फोटो दे देता है गूगल। गूगल वाला दिया। अब वो गूगल को मैनेज नहीं कर पाए हमारे प्रधानमंत्री। ये बता परिवारवाद बता, परिवारवाद का जहाँ तक अभी है, सुषमा स्वराज के लड़के को क्यों टिकट दी? सुषमा स्वराज के लड़के को टिकट दिए, अभी कैसरगंज से भूषण के लड़के को दे दिए। ये नहीं परिवारवाद। राजनाथ का लड़का लड़ रहा है चुनाव, ये नहीं परिवारवाद। परिवारवाद तो ही भारतीय जनता पार्टी में ही परिवारवाद है। और यही गुजरात में 2 नेताओं के बेटों को टिकट दिया, 80 साल के हो गए थे वो, तो उनके बेटे 50 साल के, 40 साल के, 45 साल के उनके बेटे हैं, उनको टिकट दे दिए। परिवारवाद ही तो है ये। ना परिवारवाद मिटा पाए, ना ये महंगाई मिटा पाए, ना ये देश से भ्रष्टाचार हटा पाए। झगड़ा यही महाराष्ट्र में देख लो, शरद पवार और इनको लड़ा दिया बेचारों को, परिवार में लड़ा दिए, बंदूक दिखा के चाचा भतीजे को अलग करा दिए, जेल जाओ, मुझसे मिलो नहीं तो जेल में जाओ। ले आए अजीत पवार को अपनी पार्टी में, वॉशिंग मशीन में क्या पता कौन सा डिटर्जेंट है, धो दिए, सब दाग खत्म। उदय साहब, बाला साहब ठाकरे, मैं याद है मुझे नजीर भाई, मेरा विचारों का मतभेद रहा है शिवसेना का, लेकिन व्यक्तिगत तौर पे मैं बाला साहब ठाकरे की बड़ी इज्जत करता था और मैं उद्धव ठाकरे की भी बहुत इज्जत करता हूँ। जिस कुर्सी के लिए इन्होंने रिश्ते नाते तोड़ दिए, उसी कुर्सी को उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र उद्धव ठाकरे, संस्कार देखिए, जिस कुर्सी के लिए इन लोगों ने अपना जमीन बेच दिया, उसी कुर्सी को ऐसे जूते की ठोकर पे मार के उद्धव ठाकरे और अपने घर चले आए। जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ये लोग मरे जा रहे हैं, उसी कुर्सी को उद्धव ठाकरे ने इसे लात मार दिया है कि नहीं चाहिए ऐसी कुर्सी, नहीं चाहिए ऐसी सत्ता। और ये तोड़ मोड़, इसको ला, उसको ला, इसको डरा, उसको धमका, कैसे तो भी ये सरकार अस्तित्व स्थापित कर लिए कुर्सी के लिए। यही हाल दिल्ली वालों का भी है। दिल्ली वाले भी कुर्सी के लिए, अरे बाप, कोरोना वैक्सीन का इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चालू है, जो डबल वैक्सीन लिए हैं इतना प्रॉब्लमेटिक है कि अभी क्या बताऊं, आंकड़े बता रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आंकड़े कह रहे हैं, धड़ाधड़ लोगों को ब्लॉकेज हो रहा है। वो जो कंपनी ने इनको चंदा दिया, जो वैक्सीन बनाई थी कंपनी, वो फंस गई। वो उसने इसी आशा में चंदा दिया था, इतना बड़ा चंदा जो दिया था कि भाई फिर से कोरोना का माहौल, वातावरण निर्मित होगा और मेरी वैक्सीन बिक जाएगी, मैं कमा लूंगा। अब वो फंस गया, जहर बना दिया था ना, बना दिया। अरे लोग बहुत मर रहे हैं, लोग परेशान हैं। उठाया चुनाव के चक्कर में, उन दिनों में कई राज्य में विधानसभाओं के चुनाव थे, कई राज्य में, उसी चक्कर में इन्होंने, और मीडिया, अरे मीडिया तो अमृत जल ले आई थी, वो एकदम अमृत समझ लिया था कि इसको पी लिए तो अमर हो गए, तुम पिला दिया जहर। हमारे नेता ने लगातार ये बात कही है, अखिलेश यादव जी लगातार मंचों से ये बात कहते थे, एलानिया तौर पे कहा उन्होंने, जबरदस्ती की है। अरे मुझे जबरदस्ती कर रहे थे, मैं बोला नहीं आऊंगा सरकारी दफ्तरों में, लेकिन वैक्सीन नहीं लगाऊंगा। कई दफ्तरों में, कई जगह मुझे कहा गया वैक्सीन सर्टिफिकेट नहीं है तो आप नहीं आ सकते। मैंने कहा संविधान में दिखा दीजिए, कहीं जीआर लाइए मुझे। मैं गया था, एक अधिकारी का नाम नहीं लूंगा, अधिकारी ने मुझसे टाइट बात किया था, मैं बोला यहीं धरने पे बैठूंगा, मुझे जीआर दिखाइए आप। ठीक है, मैं तो लड़ने वाला आदमी था, संविधान का जानकार था, जानता था चीज़ों को, मैंने अपना काम करा लिया। लोगों को मजबूर करके, लाचार करके वैक्सीन, क्योंकि उनको लेना था चंदा 2024 के चुनाव लड़ने के लिए, वैक्सीन कंपनी से एक्चुअली उनको लेना था चंदा लेना था, चंदा। इसी वजह से लोगों को लाचार किया कि जब तक उसका वैक्सीन कंपनी का फायदा नहीं होगा वो पैसा दे नहीं पाएगा। उसको फायदा पहुंचाए, जैसे अडानी को, अंबानी को फायदा पहुंचाते हैं, ऐसे उसको भी फायदा पहुंचाए। गरीब आदमी, अभी आप लोगों के ऊपर गाड़ी घोड़ा या घरदार पे कहीं पे अगर लोन हो, एक किस्त ना भर पाओ, सही है, तो बड़े बड़े दादा गुंडा माफिया रखा है बैंक वालों ने, आके वसूली पे पहुंच जाते हैं, सब आ जाते हैं। इतने बड़े बड़े पैसे लेके लोग देश छोड़ के भाग जा रहे हैं।
तुम जो बड़ा आदमी है, अंबानी बड़ा आदमी है, उनको दान की क्या जरूरत है? उन्होंने दान देना चाहिए ना, उनको तुम दान दे रहे हो। ये वक्त इनका खराब आ गया, देश ने इनको मौका दिया। इसलिए मैं अब देश से अपील करता हूँ कि चौकीदार थक गया है, बहुत मेहनत कर दिया चौकीदार ने। सोता नहीं रात दिन, सोता नहीं है ना, लोग यही तो कहते थे, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। भाई बहुत सोता नहीं है, जागते रहता है। हाँ, परिवार उनको क्या समझेगा? आप परिवार की बात कर रहे थे ना, परिवार उसी को समझेगा, परिवार का दर्द उसी को होगा। अभी आप यहाँ बैठे हो, आपको फिक्र होगी मेरा बेटा कहाँ गया है, आपको फिक्र होगी मेरी बेटी कहाँ है, आपको फिक्र होगी आपकी माँ कहाँ है, बीवी कहाँ है, ये फिक्र होगी ना। जिसके आगे पीछे कोई है ही नहीं, उसको क्या समझ में आएगा कि फिक्र किस चीज़ को कहते हैं? जिसको संतान नहीं है, परिवार नहीं है, संतान नहीं है, उसको संतान का दर्द कैसे समझ में आएगा? इसलिए देश से अपील है कि संतान वालों को सरकार में लाओ। चौकीदार थक गया है, चौकीदार का झोला ढूंढो, वो चौराहा ढूंढो और चौकीदार को आराम दो। चौकीदार 10 सालों से लगातार मेहनत कर रहा है, इसलिए अब चौकीदार को आराम की ज़रूरत है। 7वें फेज में जो चुनाव 7 तारीख को जो चुनाव होने जा रहा है, तीसरे फेज में, तीसरे चरण में जो 7 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, जिस तरीके से देश ने 2 चरण में चुनाव किया है, मैं अपील करता हूं कि उसी तरीके से वोट करो और इनको विदा करो, चौकीदार को आराम दो। मैं बस यही देश से अपील करता हूं, आप लोगों से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से अपील करता हूं कि सरकार बदलो, चौकीदार बदलो। देश को चौकीदार की नहीं जरूरत है, चौकीदार देश नहीं चला पाएगा, देश को प्रधानमंत्री की जरूरत है। प्रधानमंत्री बदलो, प्रधानमंत्री चुनो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय समाजवादी।